ये हारून भाई हैं, बेहतरीन टांगा चलाते हैं, लेकिन मैं दफ्तर जाने के लिए इनका टांगा नहीं बल्कि बाइक यूज़ करता हूँ। आपको पता है आज भी पाकिस्तान में 300 से ज़्यादा डेली न्यूज़पेपर निकलते हैं, लेकिन क्या हम खबरें देखने के लिए आज भी अखबार पढ़ते हैं? पिछले 20 सालों में सब कुछ बदल चुका है। यकीन नहीं आता तो चलें आपको दिखाता हूँ। ये अमेरिकी स्टॉक मार्केट की 2005 की टॉप 10 कंपनीज हैं। इनमें सिर्फ एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट। और अब आपको ज़रा 2025 की टॉप 10 कंपनीज दिखाते हैं। इनमें सिर्फ एक नॉन टेक कंपनी है, और वो भी अमेरिकी नहीं, सऊदी अरामको। इसका सिंपल सा मतलब है, ज़माने के अंदाज बदले गए, नया राग है, साज बदले गए। इस नई दुनिया के लोग सब कुछ डिफरेंटली कर रहे हैं। शॉपिंग, इंटरनेट, वर्चुअल गेमिंग, रिलेशनशिप्स और बिजनेस, सब कुछ बदल चुका है। जो इस नए ज़माने के साथ बदल रहा है वही बढ़ रहा है। लेकिन सरकार तो छोड़िए, पाकिस्तान में तो प्राइवेट सेक्टर भी 50 साल पुराने स्टाइल में चलाया जा रहा है। यकीन नहीं आता तो चलें स्टॉक मार्केट चलते हैं। ये है हमारी स्टॉक मार्केट की टॉप 10 कंपनीज। बैंक्स, फर्टिलाइज़र, ऑयल एंड गैस, और बस यहाँ एक भी टेक कंपनी नज़र नहीं आती। हर साल लाखों इंतहाई टैलेंटेड और पढ़े लिखे नौजवान पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, लेकिन हमारे सेठ साहिबान के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। अब तो बात इतनी बढ़ चुकी है कि सेठों के अपनी औलादे भी उनके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको ऐसे बहुत सारे सेठ के बच्चे बता सकता हूं जो आए थे, फ्रस्ट्रेट हो गए, गवर्नमेंट से नहीं, अपने बाप से और चले गए। जब पाकिस्तान में कोई अथॉरिटी को क्वेश्चन करता है, किसी गलत कल्चर को, किसी गलत तौर तरीके को क्वेश्चन करता है, तो उसको डिसरिस्पेक्टफुल समझा जाता है। ट्रांसपेरेंसी का और ट्रूथ का कल्चर नहीं है। हमें अक्सर बताया जाता है कि पाकिस्तान के पास दरिया, पहाड़, समंदर, सहरा और लातादाद कुदरती वसाइल है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी रिसोर्स यानी कि ह्यूमन रिसोर्स के बारे में कोई बात नहीं करता। लेकिन आज हम ज़रूर करेंगे, क्योंकि जो कोई नहीं करता वो हम करते हैं। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के कॉरपोरेट वर्कर्स की, कि जिन्हें एक तरफ तो हुकूमत के भारी टैक्सों के नीचे दबाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ एक ऐसा कॉरपोरेट कल्चर है कि जिसने लाखों इंतहाई टैलेंटेड और वेल एजुकेटेड नौजवानों को ज़हनी गुलाम बना दिया है, जहाँ सेठ का फेवरेट हर मेरिट पर भारी पड़ जाता है। एक ऐसा निज़ाम जिसे अमरीकी टेक जाइंट्स ने सिलिकॉन वैली में दफन कर दिया है, लेकिन कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के पाकिस्तानी बिजनेसमैन अब तक उसकी लाश अपने कंधों पर उठाए घूम रहे हैं। एक ऐसा निज़ाम कि जहां सोचने और सवाल करने पर पाबंदी है, लेकिन आज हम सवाल करेंगे। हम सवाल करेंगे कि क्या हम गुलाम हैं? वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। ये तो आपको पता है ना कि ज़्यादातर एड रेवेन्यू इन्हीं सेठों के हाथों में होता है, और यही वजह है कि इनके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करता। लेकिन हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम कंटेंट क्रिएटर्स नहीं हैं। रफ्तार इज़ द मूवमेंट फॉर सोशल चेंज, लेकिन सोशल चेंज सोसाइटी की मदद के बगैर पॉसिबल नहीं। इसलिए सबसे पहले तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, और ईमान के अफजल दर्जे के तहत हमें पेट्रियन पर भी सपोर्ट कीजिए। आप कभी पाकिस्तान की किसी अदालत में गए हैं? हमारा तो आना जाना लगा रहता है। वहाँ पर कुछ देर बाद एक शख्स कोर्ट रूम से बाहर निकलता है और एक नारा लगाता है। मैंने सोचा कि ये काम जज साहब के पास बैठा रीडर एक पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम के तहत भी तो कर सकता है, तो फिर एक पूरे आदमी को इस नौकरी पर क्यों रखा हुआ है? अरे छोटी अदालतों को तो छोड़े, चले आपको सुप्रीम कोर्ट का हाल बताते हैं। आईनी बेंच के मुअज़्ज़िज़ जजेस के पीछे सफ़ेद शेरवानियों में जो अफराद खड़े हैं, जानते हैं इनका क्या काम है? जजेस की कुर्सी आगे और पीछे करना। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारा मौजूद तो कॉर्पोरेट सेक्टर है, तो हम अदालतों की बात क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि किसी भी मुल्क का कारोबारी तबका आइसोलेशन में ऑपरेट नहीं करता। वो उस मुल्क की पावर स्ट्रक्चर की पैदावार होता है, और सोसाइटी की जनरल स्ट्रक्चर का भी वो एक सैंपल होता है। इसलिए पहले हमें पाक सर ज़मीन के निज़ाम को समझना होगा। वो निज़ाम कि जिसके ज़रिए चंद हज़ार गोरों ने 30 करोड़ हिंदुस्तानियों पर हुक्मरानी की। औरंगजेब और उसके लोग गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का धर्म तलवार के दम पर बदलना चाहते थे। औरंगजेब के अत्याचार के आतंक का इतिहास साक्षी है।
जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश, औरंगजेब के आतंक के खिलाफ, भारत को बदलने के उसके मंसूबों के खिलाफ गुरु गोविंद सिंह जी पहाड़ की तरह खड़े थे। आजकल बीजेपी खूब शोर मचा रही है कि शहंशाह औरंगजेब की कब्र को मिस्मार कर दिया जाए, इस मुग़ल बादशाह के नामो निशान मिटा दिए जाएं, जिसने 50 साल तक हिंदुस्तान पर हुक्मरानी की। ये मुतालबा दरअसल बीजेपी हुकूमत की उन कोशिशों का हिस्सा है कि जिसके ज़रिए वो हिंदुस्तान की 1000 साला तारीख को एडिट और फोटोशॉप करना चाहते हैं। मुग़ल हुक्मरानों को अंग्रेज़ों से बड़ा डाकू और लुटेरा बनाकर पेश किया जा रहा है। वो कहते हैं कि दोनों ही बाहर से आए थे और दोनों ने ही हिंदुस्तान को लूटा है। पॉपुलर हिस्ट्री बाबर को इस हिसाब से रिमेंबर करती है आज की इंडिया की। वो आए, उन्होंने काफ़ी मार काट मचाई, लेकिन ये मवाजना गलत है। अभी आपको समझ में आ जाएगा। ज़रा इन दो तस्वीरों को गौर से देखिए। स्क्रीन के राइट पर पहले मुग़ल बादशाह बाबर हैं, जबकि लेफ्ट साइड पर आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र। बाबर के नैन नक्श तुर्कों और मंगोल्स के जैसे थे और रंग भी इंतहाई गोरा था, लेकिन बहादुर शाह जफ़र का हुलिया बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो इसलिए कि बाबर से लेकर बहादुर शाह जफ़र तक मुग़ल बादशाहों ने लातादाद हिंदुस्तानी ख़वातीन से शादियाँ की और फिर बच्चे भी हुए। बहादुर शाह जफ़र की वालदा लाल बाई खुद भी एक हिंदुस्तानी खातून थी, लेकिन आपको एक भी गोरा वाइसरॉय या गवर्नर जनरल ऐसा नहीं मिलेगा जिसने हिंदुस्तानी ख़वातीन से शादी की हो या अपनी बहन बेटियों को किसी हिंदुस्तानी ख़ानदान में ब्याह हो। सिर्फ यही नहीं, मुग़लों और गोरों के तर्ज़ हुकूमत और नीयत में भी बहुत बड़ा फ़र्क था। कोई माजी की हुकूमत आप मुझे दिखा दें, सल्तनत तैमूरिया, उसमें आप मुझे दिखा दें कि उन्होंने पूरे उलूम नस्ली हिकारत की बुनियाद पर कायम किए हो। इन लोगों ने पूरे के पूरे उलूम निज़ाम हाय उलूम बनाए, जिसके अंदर हमारे लिए हिकारत भरी पड़ी थी और वो उलूम हमें पढ़ाए, और उसके नतीजे में हमें अपने आप से नफ़रत पैदा हो गई। और आप देखें तमाम पढ़े लिखे लोग जो हैं हमारे यहाँ, वो हमारे कल्चर को, हमारी तारीख़ को हमें बुरा भला कहते रहते हैं, क्योंकि वो समझते हैं वो भी गोरे हैं। तो ये सफ़ेद फार्म परस्ती, मैं यही कहता हूँ, सफ़ेद फार्म परस्ती सिर्फ गोरों में नहीं है, हम लोगों में है सफ़ेद फार्म परस्ती। हम लोग समझते हैं कि ये गोरे जो हैं ये इंसानी तारीख़ के बेहतरीन लोग हैं। मुग़ल सल्तनत की बुनियाद बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली जंग के बाद रखी। उसके बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब ने तकरीबन 200 साल तक हुकूमत की और इस दौरान हिंदुस्तान इकोनॉमिक जाइंट बन गया था। उनके दौर में ग्लोबल जीडीपी का 1/4 हिस्सा हिंदुस्तान के पास था। दूसरे अल्फाज में कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा कि हिंदुस्तान की हैसियत आज के चीन जैसी थी। सरप्राइज़ ये हुआ कि औरंगज़ेब के दरबार में भी जो उनके ऑफिसर थे, 1/3 ऑफ देम वेर हिंदूज। औरंगज़ेब यहाँ बैठा है, उसके बाजू में बैठा है राजा रघुनाथ राय, यहाँ उनकी तरफ दूसरा बैठा है राजा जय सिंह, उनका कमांडर इन चीफ। हिंदुस्तान का मालियाती निज़ाम ज़री टैक्स पर मबनी था, जिसका ज़्यादातर हिस्सा सल्तनत, फ़ौज, फ़नून लतीफ़ा और तामीरात में दोबारा लगाया जाता था। फ़ारसी और संस्कृत के दरमियाने रास्ते के तौर पर उर्दू जैसी ज़बान ईजाद की गई ताकि मकामी लोगों को बेहतर तौर पर समझा जा सके, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की मुकम्मल और ढाका की रेशमी बुनाई जैसी लोकल इंडस्ट्री को मुकम्मल तौर तबाह कर दिया था ताकि बरतानिया की मैनचेस्टर और लंकाशायर फैक्ट्रियों का सामान यहाँ बिक सके। और फिर जब 1857 की जंग आज़ादी के बाद हिंदुस्तान ब्रिटिश राज का हिस्सा बन गया, फिर तो आखिर ही हो गई। लूट खसूट का ऐसा कारोबार गर्म किया गया कि अल अमान अल हफीज़। बरतानवी हुक्मरानों ने हिंदुस्तान को अपनी मईशत का खाम माल सप्लायर बना दिया। कपास, नील, अफ्यून, मसाले सब यूरोप भेजे जाने लगे। रेलवे, टेलीग्राफ, अदालतें, पुलिस सिस्टम की बुनियाद रखी गई। तो ये सब मकामी लोगों को तरक्की के लिए नहीं, बल्कि खाम माल की तेज़ तर तहसील और बगावत को रोकने के लिए था। नतीजा ये निकला कि हिंदुस्तान की जीडीपी दुनिया में पहले मकाम से गिरकर 20वीं सदी के आगाज़ तक 4% तक रह गई। लेकिन गोरों का पेट फिर भी नहीं भरा था। 1943 में जब बंगाल का कहत आया तो तकरीबन 30 लाख लोग भूखे मर गए, लेकिन चर्चिल साहब हिंदुस्तानी अनाज बरतानिया मंगवाते रहे। और सिर्फ यही नहीं, 1835 में मकौले ने एक ऐसा कानून नाफिज किया कि जिसके तहत करोड़ों हिंदुस्तानियों पर अंग्रेज़ी को जबरी तौर पर नाफिज करने की कोशिश की गई। इस कानून के आते ही लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों एक दिन में पढ़े लिखे से जाहिल ठहरा दिए गए। अंग्रेज़ों का मकसद इंसाफ नहीं, इस्तेहसाल था।
इसीलिए उन्होंने रूल ऑफ लॉ के बजाय रूल बाय लॉ का तरीका इस्तेमाल किया। लेकिन हैरानी ये है कि इसी दौर में बनाए गए कुछ कवानीन आज भी पाकिस्तान में राइज हैं, जैसे पाकिस्तान पेनल कोड 1860, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 और एविडेंस एक्ट 1872, जो अब कानून शहादत ऑर्डर के नाम से जाना जाता है। तो ज़रा एक लम्हे के लिए 1921 का बरतानवी राज का मैप अपने जहन में लाइए। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, मशरिक़ वस्ता, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह उनका रंग, उनका कानून, उनकी मर्जी चलती थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन सब खित्तों का मुस्तकबिल एक जैसा नहीं रहा। कनाडा आज दुनिया की मजबूत तरीन जमहूरियतों में शुमार होता है। मलेशिया ने मईशत, तालीम और टेक्नोलॉजी में गैर मामूली तरक्की की। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का शुमार तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में होता है, लेकिन ये सब कोइंसिडेंटली नहीं हुआ। हर खित्ते ने आज़ादी के बाद अपने निज़ाम को बदला। उन्होंने पहले ये तय किया कि क्या उनके लिए ज़रूरी है और क्या गैर ज़रूरी, और फिर अपने कल्चर को नई दुनिया के हिसाब से बदल दिया। जबकि हमने आज़ादी तो ली, लेकिन निज़ाम वही छोड़ दिया जो हमें ग़ुलाम रखने के लिए बनाया गया था। जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्कैंडिनेविया, अमेरिका, बरतानिया, तुर्की और इवन इंडिया तक दुनिया में जो भी ताकतवर ममालिक हैं उनमें डेमोक्रेसी का निज़ाम है। दूसरी तरफ हम एक ऐसे निज़ाम में रहते हैं जहां बज़ाहिर तो जमहूरियत है, वोट भी पड़ते हैं, इदारे भी कायम हैं, लेकिन हम जमहूरियत का असल मतलब यानी अवाम का सवाल करना, हुक्मरानों का जवाबदेह होना और इदारों का वक्त के साथ बदलना कभी कबूल ही नहीं करते। इसलिए इख्तियार अब भी चंद हाथों में बंद है। पार्लियामेंट के होते हुए भी फैसले कहीं और होते हैं, और मुआशरा वही पुराना है जहां सवाल को गुस्ताखी और तब्दीली को ख़तरा समझा जाता है। डेमोक्रेटिक सिस्टम का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि बाय एंड लार्ज वो अवामुन नास के मफाद के लिए काम करता है। जहाँ का निज़ाम, आइन और कानून अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देता है और ताकतवर अफराद और इदारों का कड़ा एहतसाब करता है। आज दुनिया भर के बुजुर्ग और ताकतवर तरीन अफराद जेन ज़ी से परेशान हैं, लेकिन 1960s में एक हिपी मूवमेंट भी चली थी जिसने अपने ज़माने की इस्टेब्लिशमेंट को हिला कर रख दिया था। दूसरी जंग अजीम को ख़त्म हुए 20 साल हो चुके थे। अमेरिका और यूरोप में पैसों की रेल पेल थी। मुआशी तरक्की और क्वालिटी ऑफ लाइफ तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर थी। जो खुद बचपन में नंगे पैर सड़कों की खाक छानते थे, उनके बच्चे गाड़ियों में घूम रहे थे। अब इसे इनकी मोहब्बत कहें या कॉम्प्लेक्स, लेकिन वो अपने बच्चों को वो सब दे रहे थे जिसके लिए वो अपने बचपन में तरस रहे थे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इन सारी सोच के खिलाफ तहरीकें उठने लगी और एक काउंटर कल्चर मूवमेंट्स का आगाज़ हुआ, जैसे कि हिपी मूवमेंट, जो कि 60s में इसने अमेरिका में बहुत गहरा असर छोड़ा। क्या जिंदगी सिर्फ नौकरी और पैसे का नाम है? हम हर वक्त कहीं ना कहीं जंग क्यों करते रहते हैं? और यही सवालात बुनियाद बने हिपी मूवमेंट की, एक ऐसी तहरीक जो अमन, मोहब्बत, आज़ादी, सादा ज़िंदगी और बहुत सारे नशे पर यकीन रखती है। बेसिकली हिपीज शदीद एंटी स्टेटस को थे। उन्हें दुनिया में कायम निज़ाम की हर चीज़ से इख्तलाफ था। उनका फोकस पैसे नहीं, इंसानों पर था। सियासत पर हिपी मूवमेंट का असर ये पड़ा कि वियतनाम वॉर में नाकामी के बाद अमेरिका 30 सालों तक किसी और मुल्क पर बराह रास्त हमलावर नहीं हुआ। हिपी मूवमेंट का एक बड़ा साइड इफ़ेक्ट बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप पे पड़ा। पहले बिजनेस का मतलब सिर्फ मुनाफा कमाना था, अब बिजनेस का मकसद क्रिएटिव सॉल्यूशंस और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग बन गया। एप्पल फाउंडर स्टीव जॉब्स और वर्जिन अटलांटिक के रिचर्ड ब्रैंसन जैसे नौजवान भी इस हिपी मूवमेंट का हिस्सा थे, जिसका असर फिर उनके प्रोडक्ट और ब्रांड की मार्केटिंग पर नजर आया। Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. इनोवेशन ने ट्रेडिशनल कॉर्पोरेट सेक्टर को और प्रोडक्टिविटी की जगह लेनी शुरू कर दी, जिसके बाद जो काम पहले 10 साल में होता था वो टेक्नोलॉजी 1 साल के अंदर तेजी से आनी शुरू हो गई। आज का स्टार्टअप कल्चर भी हिपी मूवमेंट से अच्छा खासा मुतासिर है। रिमोट वर्क, वर्क लाइफ बैलेंस और डू व्हाट यू लव जैसे नारे सबसे पहले हिपी मूवमेंट में ही लगाए गए थे। ये हिपी मूवमेंट ही थी जिसने नॉलेज इकोनॉमी की बुनियाद रखी।
और लोगों को बताया कि असल ताकत बंदूक में नहीं बल्कि सोच में होती है, और जो लोग आज के सिस्टम के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं वो ही कल का सिस्टम बनाते हैं। यही सोच आगे चलकर सिलिकॉन वैली की बुनियाद बनी, एक ऐसी जगह कि जहां लोगों को उनके आइडियाज़ पर परखा जाता था, ना कि उनकी बड़ी गाड़ियां, खूबसूरत लिबास या ख़ानदान के नाम पर। वहाँ इंसान की असल कीमत इस बात से लगाई जाती थी कि वो क्या नया सोच सकता है। There is a saying, whatever you focus on grows। नया सोचने वालों ने सोचना शुरू कर दिया। PCs, लैपटॉप, सॉफ्टवेयर्स, मोबाइल्स, नेटवर्किंग, इंटरनेट, पूरी दुनिया ही बदल गई। लेकिन अब इस दुनिया को एक नए निज़ाम की ज़रूरत थी। और फिर सन 2001 के फरवरी में अमेरिका की रियासत यूटा के स्नोबर्ड स्की रिसोर्ट नामी बर्फ़ पोश पहाड़ी मकाम पर 17 माहिर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जमा हुए। लेकिन वो वहाँ घूमने फिरने या तफरी करने के लिए नहीं आए थे, बल्कि एक बहुत बड़े मसले का हल ढूंढने के लिए जमा हुए थे। और वो मसला ये था कि 90 की दिहाई में सॉफ्टवेयर्स बनाने का तरीका बहुत मुश्किल था, स्लो था और रिजिड था। महीनों लंबी प्लानिंग, सैकड़ों पेजेस की डॉक्यूमेंटेशन और फिर सालों बाद जाकर सॉफ्टवेयर तैयार होता था, और तब तक क्लाइंट की ज़रूरत बदल चुकी होती थी। उन 17 लोगों ने सोचा कि क्या सॉफ्टवेयर बनाने का कोई ऐसा तरीका नहीं हो सकता कि जो कि तेज़ हो, फ्लेक्सिबल हो और फिर ह्यूमन सेंट्रिक हो। ये सब लोग होटल के लाउंज में आग के सामने बैठे, किसी के हाथ में कॉफ़ी, किसी के हाथ में नोटबुक। कुछ वक्त बहस हुई, कुछ हंसी मजाक भी हुआ, लेकिन आखिरकार उन्होंने एक नए नज़रिए को जन्म दिया। और वो नज़रिया था एजाइल मैनिफेस्टो। उन्होंने एक मुख्तसर मगर ताकतवर डॉक्यूमेंट लिखा जिसमें 4 बुनियादी वैल्यूज़ सेट की गई। उन्होंने कहा कि ये निज़ाम टूल्स और प्रोसेसेस के बजाय ह्यूमन कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा। किसी परफेक्ट प्रोडक्ट के बारे में हज़ारों पेजेस की डॉक्यूमेंटेशन करने के बजाय मिनिमम वायबल प्रोडक्ट्स बनाने को तरजीह दी जाएगी। कस्टमर्स को सख्त किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स में जकड़ने के बजाय उनके साथ कोलैबोरेशन पर फोकस किया जाएगा, और हर सूरत ओरिजिनल प्लान फॉलो करने के बजाय रास्ते में आने वाली तब्दीली के मुताबिक प्लान चेंज करने को इनकरेज किया जाएगा। यूटा के इस बर्फानी पहाड़ पर लिखी गई ये एक छोटी सी दस्तावेज बाद में एक आलमी फ़लसफ़ा बन गई। सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों कंपनियों का तरीक़ाकार बदल गया, और आज ये सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि मार्केटिंग, मीडिया, प्रोडक्ट डिज़ाइन और एजुकेशन तक में इस्तेमाल हो रही है। कॉर्पोरेट कल्चर में भी एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की लहर आई, जिसके अंदर कॉर्पोरेशंस ने भी अपनी इनोवेशन अडॉप्ट करने के लिए सिलिकॉन वैली के कल्चर को अडॉप्ट करना शुरू किया, और उसकी मदद से अपनी सर्वाइवल को इंश्योर करने लगे। जहां फॉर्च्यून 500 में पहले 70-80 साल तक एक कंपनी स्टे करती थी और रूल करती थी दुनिया को, आज उन कंपनियों की एज कम होके 15 से 20 साल के अंदर रह गई है, और उनको अपने सर्वाइवल का खतरा पड़ गया। तो इस वक्त पिछले 25 साल में इंटरनेट, मोबाइल, क्लाउड और अब एआई की वजह से बहुत बड़े पैमाने पर डिसरप्शन है, जिसने ट्रेडिशनल मैनेजमेंट अप्रोचेज और ट्रेडिशनल कॉर्पोरेट कल्चर को चैलेंज किया, और अब दुनिया में इनोवेशन की बेस पर सर्वाइवल है। लेकिन हमारा सिलिकॉन वैली से एक नहीं 2 जनरेशन का गैप है, क्योंकि हमने तो इससे पुराने वाले हायरार्किकल और ब्यूरोक्रेटिक कॉर्पोरेट निज़ाम को भी ठीक से अपनाया नहीं था। हमारा निज़ाम तो सेठ को सलाम है और बस। सेठ का विजन क्यों नहीं है वो भी बताता हूँ, क्योंकि उसने अपने इर्द गिर्द बाई डिजाइन अपने से थोड़ा कम कॉम्पिटेंट बंदा रखा हुआ है, या फिर खुदा ना खास्ता अगर कॉम्पिटेंट बंदा आ भी गया तो वो पूरी एक्टिंग करता है कि मैं इनकॉम्पिटेंट रहूं। लोगों के दिमाग में ये फिट हुआ है गलत कि मैं अपने बॉस के मक्खन लगाऊं तो मैं मक्खन लगाने से तरक्की कर लूंगा। अच्छा, तरक्की हो भी जाती है। 2 बजे रात को व्हाट्सएप मैसेज आ जाएगा बॉस का, और वो एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि 2:01 पे कोई जवाब दे। कि जो ओपन डोर पॉलिसी लोग कहते हैं ना कि ओपन डोर है, कोई फायदा नहीं है अगर अंदर बुलडॉग बैठा हुआ है। डॉक्टर के पास और थेरेपिस्ट के पास जाने की सबसे बड़ी वजह आपका इमीडिएट मैनेजर होता है। सिस्टम्स और प्रोसेसेस आपको स्केल कराते हैं, जहां आप उन्हें ख़त्म कर दें आप फिर सिर्फ कियोस हो। और हम लोग अपनी प्रोटेक्शनिज्म की और कमांड एंड कंट्रोल की पॉलिसीज़ की वजह से इस दौड़ में बहुत पीछे रह गए।
पाकिस्तानी बिजनेसमैन किसी अच्छी जगह पर एक 20 कनाल का घर बनाकर, लैंड क्रूजर्स गाड़ी चलवाकर और साल के 3-4 फॉरेन ट्रिप्स लगाकर मुतमईन हो जाता है। वो कभी अपने बिजनेस को एज अ टूल फॉर सोशल चेंज या एम्पावरमेंट नहीं देखता। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। पिछले साल हुकूमत ने एक बार फिर सैलरीड क्लास पर खौफनाक टैक्सेस इम्पोज कर दिए। इन टैक्सेस के खिलाफ सैलरीड क्लास के कुछ अफराद ने प्रोटेस्ट करने का प्लान बनाया। लेकिन जानते हैं, कराची जैसे कॉरपोरेट हब कि जहां लाखों सैलरीड प्रोफेशनल्स काम करते हैं, वहां प्रोटेस्ट करने के लिए 100 लोग भी जमा नहीं हुए। जानते हैं क्यों? क्योंकि बहुत सी बड़ी कंपनीज के एचआर्स ने अपने एम्प्लॉयज़ को ऐसा करने से रोक दिया कि कहीं ऐसा करने से वो हुकूमत की बैड बुक्स में ना आ जाए और उनके बिजनेस इंटरेस्ट को कोई नुकसान ना हो जाए। यहाँ उनकी मेंटल और इंटेलेक्चुअल वेलबींग तो दूर की बात है, इन्हें तनख्वाहें भी टाइम पर नहीं दी जाती। यहाँ काम का आदमी होने से ज़्यादा सेठ का आदमी होना ज़रूरी है। ये सिस्टम क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी से ज़्यादा लॉयल्टी को रिवॉर्ड करता है और यही वो सारे रीजंस हैं कि जिसकी वजह से जेन ज़ी पाकिस्तान से इतनी ज़्यादा नाराज़ है। ये 25 करोड़ लोगों में से 16-17 करोड़ नौजवान हैं। बिल्कुल, ये किस तरह सोचते हैं ये अरबाब इक़्तिदार को पता ही नहीं है। There are people dying in the seas of Europe to try and get out of this country. आपने कभी किसी डेड बॉडी को देखा है? अगर आपने देखा है तो आप ये जानते होंगे कि अक्सर मुर्दे के चेहरे और पैरों को कभी कभी पट्टियों से बांध दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जब इंसान की मौत हो जाती है तो कुछ देर बाद उसका जिस्म अकड़ना शुरू हो जाता है। हाथ पैर सीधे नहीं होते, मुंह खुलता बंद नहीं होता, जिस्म पर जैसे ताला लग जाता है और इसी को रीगर मोर्टिस कहते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि ज़िंदा इंसान के पट्टों को चलाने के लिए तवानाई चाहिए होती है। मरने के बाद वो तवानाई ख़त्म हो जाती है और फिर पट्टे खुल नहीं पाते और अकड़ जाते हैं। इसलिए तदफीन से पहले कभी कभी जिस्म को हरकत देना मुश्किल हो जाता है। ये कोई डरावनी या गैर मामूली बात नहीं है, ये कुदरती अमल है। यहाँ आपको ये सब समझाने का मकसद ये था कि फ्लेक्सिबिलिटी और मूवमेंट ज़िंदगी की अलामत होती है, जबकि रिजिडिटी और लैक ऑफ मूवमेंट मौत की। अब फैक्ट्रियों में प्रोडक्टिविटी मशीन्स के ज़रिए और रोबोटिक्स के ज़रिए हो रही है। अब फैक्ट्रीज़ में जो क्वालिटी कंट्रोल है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए हो रहा है और ये रोबोटिक्स एआई अब 100 एक एआई एजेंट 100 लोगों से ज़्यादा एफिशिएंट है। ऑलरेडी हमारी एआई की जो प्लेटफॉर्म्स हैं, कंपनीज हैं, दे आर ऑफरिंग एआई एजेंट्स फॉर $20,000 जो कि पीएचडी लेवल वर्क करके दे सकते हैं। दुनिया बदल रही है, लेकिन कैसे? पहले एक इन्वेंशन को 50 मिलियन लोगों तक पहुंचने में बरसों लग जाते थे। फिर ऐसे दौर में आए कि जहां कोई नई चीज़ चंद महीनों में करोड़ों लोगों तक पहुंच जाती थी और आज सिर्फ चंद दिनों में एक टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में छा जाती है। और एक मज़े की बात बताऊं, ये सारी टेक्नोलॉजीज़ अब पाकिस्तान के बच्चों के हाथ में भी मौजूद है। लेकिन फ़र्क यहाँ पैदा होता है कि दुनिया नई चीज़ों को वेलकम करती है, फिर उसे रेगुलेट करती है और हमारी पहली इंस्टिंक्ट ये होती है कि इसे रोक दो। हम अब भी इंटरनेट से डरते हैं। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज बंद कर देते हैं। हम टेक्नोलॉजी को ख़तरा समझते हैं और हमारी तवज्जो इस बात पर नहीं होती कि इसे इस्तेमाल कैसे किया जाए, बल्कि इस पर होती है कि इसे कंट्रोल कैसे किया जाए। जेन ज़ी मिलेनियल्स दे आर जीनियस। क्यों जेन ज़ी से हमें तकलीफ है पता है? क्योंकि वो कमबख्त वो जिंदगी जी रहे हैं जो हमें जीनी थी। पाकिस्तान में आज भी ये ख्याल मजबूत है कि हर चीज़ हुकूमत के कंट्रोल में होनी चाहिए, चाहे वो इंटरनेट हो, सॉफ्टवेयर हो या मुस्तकबिल बनाने वाली सनतें। एंड नो डाउट इसीलिए आज हम इनोवेशन की दौड़ में बहुत पीछे खड़े हैं। और ऊपर से एक मसला हमारे इदारों और कारोबारी तबके में रेंट सीकिंग का माइंडसेट है, यानी बग़ैर कुछ नया बनाए मुनाफा कमाने की ख्वाहिश। कुछ क्रिएट नहीं करना, सिर्फ अपना कमीशन निकालना है। यही सोच हमें इस मकाम पर ले आई है कि अब हम कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं बनाते, सिर्फ ख़रीदते हैं। अगर पाकिस्तान में आज भी स्टेट अपना कंट्रोल बिजनेस के ऊपर से छोड़ने को तैयार नहीं, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर के लिए कोई स्पेस नहीं बची। और एक बहुत बड़ा मसला जो हमें नज़र आता है कि एक सेल्फ सेंटर्ड
अप्रोच लेकर वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ हमारे लोग चलते हैं, और पाकिस्तान का भला या पाकिस्तान की तरक्की किसी के सामने नहीं है। हर एक के लिए या तो अपना ज़ाती मफाद है अगर वो बिजनेसमैन है, या अपने इदारे का मफाद है, ना कि पाकिस्तान का मफाद है। अब दुनिया एक नए दौर में दाखिल हो गई है जहां हर चीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हाथ में है। 18वीं सदी में मगरबी दुनिया ने बाकी अक़वाम से आगे निकलकर ताकत हासिल की थी और अब यही मुकाबला दोबारा शुरू हो चुका है। लेकिन हम अपनी पुरानी सोच की वजह से इस दौड़ में बहुत पीछे हैं। आज लगता है कि हम बार बार एक ही गलतियाँ दोहरा रहे हैं। सवाल यह है कि हम अपना मुस्तकबिल बना रहे हैं या फिर हम वापसी माजी की तरफ जा रहे हैं। हमारे सरकारी इदारे बरसों से खसारे में जा रहे हैं और फिर जब ये नुकसान करते हैं तो उसका बोझ भी हम आवाम पर डाल देते हैं। टैक्सेस बढ़ते हैं, चीज़ें महंगी होती हैं और आम आदमी की ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ माहौल भी मुश्किल है। पॉलिसीज़ भी बार बार बदलती हैं और हाँ, हुकूमतें भी। छोटे छोटे मुल्क हमसे आगे निकल गए हैं लेकिन हम अब भी वही गलतियाँ दोहराते हैं। जब तक हम अपना माइंडसेट नहीं बदलेंगे कुछ नहीं बदलेगा। बस चेहरे बदल जाएंगे लेकिन नताइज वही रहेंगे।